आज हितेंद्र, बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना से जंग में भारत को कामयाबी मिल रही है। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, ये आज की बड़ी खबर है। और देश में अब तक कुल 42,533 कोरोना मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। हर जोन में कुछ पाबंदी के साथ कुछ छूट भी दी गई है। ये बड़ी खबर गृह मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये जानकारी दी है कि 1000 से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में जो कोरोना से संक्रमित मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं। ये भारत के लिहाज से बहुत ही अहम खबर है और राहत देने वाली खबर है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनमें भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और 1000 से ज़्यादा ठीक होने वाले मरीजों का ये आंकड़ा आज देश में पहली बार सामने आया है। और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर कोविड-19 के कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो 2553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कंफर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है। तो जिस तरीके से लव अग्रवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने बताया है कि आज जिस तरीके से 2,553 केस सामने आए हैं और 29,000 से ज़्यादा अभी तक एक्टिव केस सामने जिनका इलाज किया जा रहा है, ऐसे 29,000 से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आज बताई गई है, 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। ये बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। पूरे देश भर में जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 42,533 कोरोना के मरीज अब तक पाए जा चुके हैं पूरे देश भर में। और जिस तरीके से कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी सतर्क है और कोरोना से इस लड़ाई में हम कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात के संकेत दिए गए हैं आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जिस तरीके से ये एक बड़ा आंकड़ा आज सामने आया है, ठीक होने वालों का भी 1000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों में जो मरीज पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित जो लोग पाए गए हैं, उनकी संख्या 2500 से ज़्यादा है, लेकिन ठीक होने वाले भी 1000 से ज़्यादा हैं। तो ये राहत देने वाली खबर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस अपना कहर जो है वो बरपा रहा है पूरे विश्व पर, और भारत में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से लॉकडाउन का फेज़ 3 अब शुरू किया गया है, और लॉकडाउन 3 के अंदर जिस तरीके से ये संकेत दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि अब कहीं ना कहीं हमें कोरोना को एडजस्ट करना होगा और कोरोना के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर आशुतोष दुबे चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद। आशुतोष जी, राहत की खबर, 1000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं आज पिछले 24 घंटे में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बताया है। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या अभी तक, क्योंकि वैक्सीन भी नहीं बना पाए हैं कोई भी वैज्ञानिक, कहीं से भी अभी तक वैक्सीन की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि भारत में ही चंडीगढ़ में इस बात की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी ट्रायल उसका चल रहा है। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना पर जंग जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो है कोरोना की न कोई वैक्सीन बनी है, न कोई दवा बनी है। लेकिन चूंकि भारत में नियंत्रण काफी ज्यादा रखा गया है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, इसलिए जो है इसका ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो पाया है। और जो हो रहा है, खास करके जैसा कि हमेशा प्रधानमंत्री जी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा घोषणा कर रहे हैं कि 60 वर्ष के अधिक के लोग और 10 वर्ष से नीचे के लोग बाहर न निकलें जी। और दूसरा एक ये भी पहलू पता चला है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि भारत में अभी भी
मदिरा का सेवन कम होता है, अभी भी जो है स्मोकिंग कम होती है। जी। इस वजह से जो है इम्यूनिटी भारत के लोगों की ज्यादा है। जी। और दूसरा खास करके जो है एक WHO का भी वो है जो BCG वैक्सीनेशन है, उसकी वजह से मास वैक्सीनेशन की वजह से भी कुछ इफेक्ट है। तो और जी। दूसरा जो है भारत में सजगता और सतर्कता ज्यादा है। भारत में लोग जो है लॉकडाउन को एक धर्म मान करके इसका पालन कर रहे हैं। इसी जी। का प्रभाव है कि हमारे यहाँ मरीज ठीक ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु दर हमारे यहाँ कम है। जी, जिस तरीके से 42,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अभी तक अगर बात की जाए जो 29,000 से ज़्यादा ही ऐसे मामले हैं जिनका अभी तक इलाज चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ये बड़ी कामयाबी हमारे स्वास्थ्य विभाग की, हमारे देश को एक बड़ी कामयाबी इस कोरोना की लड़ाई में मिल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या कुछ अंदेशा लगा रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? क्या इस बीमारी का जो संक्रमण है वो जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब बहुत सारी छूट दे दी गई हैं, बाजार भी खुल रहे हैं, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, दफ्तर भी खुल रहे हैं ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में। तो क्या वहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण अब ज्यादा बढ़ सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमारे टेस्ट बढ़ना शुरू हो गए हैं जी। और कोरोना का एक उपचार ये भी है कि धीरे धीरे हम भीड़ को खोलें, क्योंकि भीड़ अगर यकायक खोल देंगे तो भीड़ हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जी। यकायक भीड़ खोलने से जो होगा इम्यूनिटी जो है लोगों में बढ़ेगी, हार्ड इम्यूनिटी होती है जी। जो लो ग्रेड इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन की वजह से लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और जो भविष्य में कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाएंगी मनुष्य को। जी। तो ये एक तरह का प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रोसेस है कि धीरे धीरे लोगों को फील्ड में उतारा जाए, बाहर निकलें और जो है इससे लो ग्रेड अगर संक्रमण इनको होगा तो इससे जो है लोगों में हार्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और हार्ड इम्यूनिटी बढ़ने से मरीज इस मर्ज पर और भी कामयाबी मिलेगी। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए डॉक्टर आशुतोष जी आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर सामने आई है आज। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 29,000 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। दरअसल शराब की दुकानों पर भीड़ लगी है क्योंकि शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसी को लेकर के दिल्ली में भी शराब की दुकानें खोली गई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भीड़ देखने को मिली उससे केजरीवाल, जो दिल्ली के CM केजरीवाल हैं, वो काफ़ी नाराज़ नजर आए और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो पूरा एरिया सील कर दिया जाएगा और बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना जरूरी है। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था जो शराब लेने के लिए निकले थे और शराब लेने वालों की काफ़ी भीड़ देखने को वहां पर मिली थी। जहां भी शराब के ठेके थे कुछ जगहों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया, बल्कि धक्का मुक्की वहां पर देखने को मिली। हालांकि CM केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। जिस तरीके से शराब की दुकानों पर यह भीड़ देखने को मिली है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से शराब की दुकानों को छूट दी गई है खोलने के लिए, शराब की दुकानों को इजाज़त दी गई है और जो शराब लेने के लिए पहुंचे थे शराब की दुकानों पर, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से भीड़ एक दूसरे से सट करके खड़े हैं लोग। हालांकि नीचे गोले बनाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके लोगों से, लेकिन लोगों की जो भीड़ वहां पर थी शराब खरीदारों की, वो बेकाबू हो गई। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस किस इलाके से ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर जो शराब के जो चाहने वाले हैं या जो शराब का सेवन करने वाले हैं वो लोग ठेकों पर पहुंचे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से आज जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कहीं ना कहीं ये जरूर था कि जो वाइन शॉप खोलने की जो दिल्ली सरकार का जो निर्णय था वो लगभग ऐसा लगा कि उन्होंने ये जल्दबाजी के अंदर फैसला लिया गया है। मगर क्योंकि जिन एरिया के अंदर हमने जाकर देखा वहां हमने यही देखा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हुई थी। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन जहां भी देखा हमने वो यही देखा कि पुलिस प्रशासन
कार्य नहीं कर रही है, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है। जी। मगर वो ही चीज देखने को मिली हमें कि लोग बाग अपने आप लाइन में लगे हुए हैं, अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मगर पुलिस अपने आप को बचाती नजर आई। कहीं ना कहीं ये जरूर था, हमने झंडे वालन के अंदर भी यही देखा, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। हमने सदर बाजार में भी देखा, वो भी वहां भी यही भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। और हमने वसंत विहार में भी देखा, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। कहीं ना कहीं ये जरूर था, हमने गोल मार्केट के अंदर भी देखा, तो वो भी वहां भी यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। मगर पुलिस होते हुए भी पुलिस के आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे, मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा था, ना ही किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से हमने वसंत विहार के अंदर जो देखा, हमने जो देखने के बाद हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हम खुद भीड़ के अंदर जाना नहीं चाह रहे थे, मगर फिर भी हमें उस भीड़ के अंदर जाना पड़ा हमें, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस हमें भी लग सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये था कि हम लोग अपने आप को डिस्टेंसिंग बनाते हुए भी हमें वो खबर करनी पड़ी। और जिस तरीके से हमने पुलिस प्रशासन से बात करी कि भी आप इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो पुलिस ने कह दिया कि जी हमारे पास इतने अधिकारी जी राजीव तिवारी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ अनूप भटनागर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। अनूप जी, जिस तरीके से आज शराब की दुकानें खोली गई पूरे देश भर में, और लगातार हमने वो तस्वीरें देखी, शराब के ठेकों के बाहर भीड़ देखी गई और बेकाबू भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। कोरोना के इस संकट में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा जहां एक तरफ सभी को दिखाई दे रहा है और इतने दिनों से सभी लोग घरों में कैद थे, लेकिन जिस तरीके से शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए देखी गई, इसी को लेकर के दिल्ली के सीएम खासे नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जिस तरीके से लोग बेकाबू नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही संवेदनहीन तरीके से लिया गया फैसला है। बगैर कि आपने कहा कि राजस्व की कमी हो रही है, राजस्व की कमी तो बिहार में भी हो रही है। नीतीश सरकार ने तो शराबबंदी कर रखी है, उसके बावजूद वो दूसरे तरीके के उपाय कर रहे हैं चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। अब शराब के ठेकों के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, इससे जो संक्रमण फैलेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं किसी ने सोचा नहीं। जी, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ ही शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। हालांकि शराब के ठेकों के बाहर देखा गया कि गोले के निशान जो है वो बनाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई वहां पर पहुंच करके। इतनी जो भीड़ देखी गई, पता नहीं क्या कुछ ऐसे लोग जो सामने थे उनके मन में क्या था कि शराब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद शराब के ठेके खुले। लेकिन इस तरीके से भीड़ का बेकाबू होना और पुलिस का उन पर काबू ना पाना, क्या कुछ देखते हैं इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, ऐसा है कि जो नीति निर्धारक थे, जिन्होंने फैसला किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि पुलिस, आपके यहाँ पुलिस जो सुरक्षा बल वो सीमित संख्या में है, वो लॉकडाउन को लागू कराएगा या शराब के ठेकों पे जो गोले आपने बनाए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वहां पे लोगों को जो है ये मजबूर करेगा वहां खड़े नहीं हो सकता। क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि अपना ये था कि हमको पहले मिल जाना चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के आसपास 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं। अब इससे आपने कितना राजस्व लेने की बात, अगर ये संक्रमण फैल गया उन लोगों से, घर में पहुंच गया, तो जो समस्या पैदा होगी उसको आप उसका सामना कैसे करेंगे? हर जिले में, हर मोहल्ले या कस्बे में शराब की दुकानें आपने खोल दी हैं। तो इस स्थिति से बचा जा सकता था अभी कुछ दिन के लिए और 2 हफ्ते के लिए, और जब तक आप स्थिति पूरी तरह काबू नहीं पा लेते। मगर अब क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं, ये जो फैसले ले रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया अनूप भटनागर जी। तो अनूप भटनागर जी का साफ तौर पर यह कहना है, हालांकि सीएम केजरीवाल ने भी साफ किया है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ अनूप भटनागर जी ने कहा है कि कुछ समय तक और हमें शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए थी और इससे बचा जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बेकाबू हो रही है शराब के ठेकों के बाहर, तो अगर संक्रमण फैल गया कोरोना का तो बड़ी मुश्किल सरकारों के सामने होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। नोएडा में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। यूपी के नोएडा में ये पहली मौत का मामला सामने आया है, जहां पर गाजियाबाद के मरीज ने दम तोड़ दिया है। सोमवार को कोरोना वायरस के 12 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। नोएडा में कुल मरीजों की संख्या 179 तक पहुंच गई है। ये बड़ी खबर है आज की
नोएडा में कुल मरीजों की संख्या अब 179 तक पहुंच गई है और ये अहम खबर सामने आई है कि नोएडा में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। गाजियाबाद का मरीज था जिसने दम तोड़ा है। कोरोना वायरस के चलते लगातार संक्रमण बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ठीक होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच कुछ बुरी खबर भी सामने आ रही हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा से सामने आई है, जहां पर कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है और गाजियाबाद का ये मरीज बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। नोएडा में कुल मरीजों की संख्या अब तक बढ़कर के 179 तक पहुंच गई है। नोएडा में कोरोना वायरस से ये पहली मौत हुई है। गाजियाबाद के मरीज ने दम तोड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार को कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने आए हैं यहां पर और नोएडा में अब कुल मरीजों की संख्या जो है वो 179 तक पहुंच गई है। नोएडा में कोरोना वायरस से ये पहली मौत का मामला सामने आया है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आई है। गाजियाबाद के मरीज ने दम तोड़ा है। गाजियाबाद का रहने वाला वो मरीज बताया जा रहा है जिसकी आज कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है। ये पहला मौत का मामला सामने आया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत अब नोएडा में हुई है। गाजियाबाद का मरीज बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है कोरोना के संक्रमण के चलते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 12 नए मामले वहां पर सामने आए हैं। संख्या अब जो बढ़कर के यहां पर 179 तक पहुंच गई है। तो नोएडा में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो अलग हटकर के कुछ खबर सामने आई है वो ये है कि नोएडा में अब पहली मौत का मामला भी सामने आ चुका है। गाजियाबाद के मरीज ने यहां पर दम तोड़ा। विवेक दीक्षित हैं हमारे संवाददाता, नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, क्या कुछ जानकारी है पूरी? मरीज कब भर्ती हुआ था और क्या कुछ पिछला इतिहास इनका रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा के अंदर जिस वजह से जो ये संक्रमण के लोग हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैदी तैनात कर रखी है। लेकिन ये मामला है गाजियाबाद के खोड़ा का, जहाँ पर एक व्यक्ति कुछ दिन से बीमार था। एएसआई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका एक टेस्ट लिया गया था, जिससे टेस्ट में उस समय तो कोई बात नहीं थी, बीमारी नॉर्मल दिखा रही थी। लेकिन इसको वहां से रिफर करके नोएडा के 137 फिलिप्स हॉस्पिटल में भेजा गया इलाज के लिए, जहां उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। और बीमारी के बाद, मौत के बाद वहां पर जो रिपोर्ट आई थी, जो टेस्ट हुआ था, वो एक कोरोना के अलावा और कौन कौन सी बीमारी मरीज को थी पहले से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिससे से बताया जा रहा है कि जो बीमार था व्यक्ति, उसको लगातार बुखार था और कई चीजें और अंदर से बीमारियां थी, जिससे चलते वो जो व्यक्ति था बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। लेकिन अपने आप को जिस तरह से बर्दाश्त कर रहा था, उसको देखते हुए क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि बहुत ही संघर्षशील आदमी था। वो लगातार अपने आप को बीमारी से लड़ता हुआ नजर आया। लेकिन जब इसका वहां पर टेस्ट करवाया गया तो उसमें उस समय तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसके बाद इसका एक पॉजिटिव मामला सामने आया। विवेक, अगर बात की जाए नोएडा के आंकड़ों की तो अब तक 179 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या कुछ पूरी स्थिति वहां पर है? कितने एक्टिव केस हैं और कितने ठीक होकर के घर जा चुके हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार यहाँ से जो मामले सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें एक से एक लोगों की ऊपर से ठीक होने की उम्मीद है कि लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और लगातार यहाँ पर अपनी जो संख्या है लगातार यहाँ बढ़ती नजर आ रही थी। उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बहुत ही यहाँ मुस्तैदी से यहाँ पर लॉकडाउन कर रखा है और यहाँ के जो जो सोसाइटियां उनको भी सील कर रखी हैं और लगातार जो यहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर लगातार यहाँ आज ग्रीन जोन से वहाँ पे लगातार दुकानें खुलवाई गई, वहाँ पे लिकर शॉप से वहाँ पे खुलवाई गई, वहाँ पे लगातार पुलिस बनी रही और मुस्तैदी से तैनात रही। और जहाँ पर जिस तरह से शराब की बिक्री हो रही थी, लगातार लोगों ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। जी विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं पूरे देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से, तो नोएडा में क्या कुछ रियायतें वहां पर दी जा रही हैं लॉकडाउन के बीच? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन के बीच में जो ग्रीन जोन था और ऑरेंज जोन था और क्या बोलते हैं रेड जोन था, उसमें
लोग यहाँ पर तैनात हैं, जिला प्रशासन यहाँ एक्टिव है पूरी तरीके से, और जो सोशल डिस्टेंस है उसको लगातार बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन अपील कर रहा है। और साथ ही जहाँ पर भी ये अगर शराब की दुकानें, जहाँ जहाँ शराब की दुकानें थी और जहाँ पर और भी दुकान, तो लोगों को वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास है। और अगर जो जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मरीज ने दम तोड़ दिया है और ये पहला मरीज बताया जा रहा है इलाके का, नोएडा का, जो गाजियाबाद का रहने वाला था, जिसने नोएडा में दम तोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बाजार के लिए ब्लैक मंडे रहा। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। ये बड़ी खबर आज की रही है। बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक डे के रूप में देखा जा रहा है। सेंसेक्स जहां पर 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी भी 9300 के नीचे गिर गया। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। ये आज की बड़ी खबर शेयर बाजार से सामने आई है, जहां पर बाजार के लिए आज का दिन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है और निफ्टी भी 9300 के नीचे गिरा। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। ये आज की अहम खबर सामने आई है। बाजार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, शेयर बाजार से जुड़ी हुई ये अहम खबर सामने आई है। बाजार के लिए आज का दिन कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी भी 9300 के नीचे गिर गया। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। ये अहम खबर है बाजार के लिहाज से। जिस तरीके से बाजार से ये खबर सामने आई है, क्योंकि बाजार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। बाजार के लिए ब्लैक मंडे आज साबित हुआ है। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है। निफ्टी 9300 के नीचे गिरा है और बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार के लिए ये दिन आज का खास नहीं रहा। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है। बाजार के लिहाज से आज का दिन खराब रहा। निफ्टी 9300 के नीचे गिर गया और बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग के जो शेयर हैं और ऑटो सेक्टर के शेयर हैं, मेटल शेयर हैं, उनमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है और निफ्टी 9300 के नीचे गिर गया। बाजार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। बाजार के लिए आज ब्लैक मंडे साबित हुआ। बाजार में कोई भी बाजार से जुड़ी हुई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है और निफ्टी 9300 के नीचे गिर गया। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। यह आज की अहम खबर सामने आई है बाजार से जुड़ी हुई। आज के लिए आज का जो बाजार का जो दिन रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। बाजार के लिए आज ब्लैक मंडे साबित हुआ है। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर के बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी 9300 के नीचे गिरा है। बैंकिंग शेयरों में, ऑटो सेक्टर के शेयरों में और मेटल शेयरों में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। ये बड़ी खबर, अहम खबर, बाजार से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। बाजार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा है। बाजार के लिए आज का दिन काफ़ी निराशा भरा रहा है, निराशाजनक रहा है। बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ है। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूट करके बंद हुआ है और निफ्टी 9300 के नीचे गिर गया। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों की गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी और अहम खबर बाजार से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। निफ्टी 9300 के नीचे गिर गया और सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूट करके बंद हुआ है। बाजार के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा टूटकर बंद हुआ और निफ्टी 9300 के नीचे गिरा। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ये बड़ी और अहम खबर बाजार से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। बाजार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। निफ्टी 9300 अंक के नीचे गिर करके बंद हुआ है और अतुल श्रीवास्तव मार्केट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अतुल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अतुल जी, स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। अतुल जी, क्या कुछ लगता है आपको, जिस तरीके से कोरोना संकट चल रहा है और बाजार के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा नहीं रहा। सेंसेक्स 2000 अंकों से ज्यादा टूट करके बंद हुआ है और निफ्टी 9300 के नीचे गिर गया। हाँ देखिए, अभी मैं दूसरे बीच आम आदमी में बोल रहा था, सुबह से 3-4 बार हो चुका है कि ऑलरेडी अभी मार्केट में ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है। अभी फंडामेंटल कोई मार्केट में हमारी चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम बाहर के मार्केट में देखें, यूएस के देखें, चाइना के देखें, जापान के देखें, तो वहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो आने वाले दिनों में अभी हमें थोड़ा सा और करेक्शन देखने को बाजार में मिल सकता है। पूरा विश्व आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल जी अतुल जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन जो है वो बाजार के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। बड़गाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड फेंका और हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद होने की खबर भी सामने आई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। इससे पहले भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी, जहां पर 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं और सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को हालांकि मार गिराया है, लेकिन भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। इसके अलावा बड़गाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, 3 भारतीय जवान शहीद हुए और एक आतंकवादी भी मार गिराया गया? जी देखिए, आज कश्मीर के अंदर 2 हमले हुए हैं। पहले हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक पुलिस सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी थी जिस पर आतंकियों ने हमला किया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई की गई तो एक आतंकी उसमें मारा गया है, लेकिन आतंकियों ने की तरफ से जब हमला किया गया तो सीआरपीएफ के जवानों के हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। उसी दौरान एक आतंकी जो है उसको मार गिराया गया है और इलाके को घेर कर अभी तक जो है उन बाकी जो आतंकी थे उनकी तलाशी जो है वो की जा रही है। ये मामला जो है ये हंदवाड़ा का है। यहाँ पर 5 जवान जो है शहीद हुए थे, जिसमें एक कर्नल था, एक मेजर और 2 और जवान थे और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर था। वहीं आज दूसरा हमला जो हुआ है वो भी अगर बात करें तो नौगाम का इलाका है। सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं। रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। इसमें 3 भारतीय जवान शहीद हो गए। हालांकि भारतीय जवानों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।